हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस जहां प्री कम मेंस है, खासकर ये श्रृंखला यूपीएससी, सीएससी और यूपी पीसीएस जो मेंस सेक्शन है, जहां जीएस के पेपर 2 का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं, पॉलिटी या इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स या कह सकते हैं ई गवर्नेंस या सोशल जस्टिस की बात कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा आप देखेंगे क्या है एनसीईआरटी के तहत कवर हो रहा है। साथ में ही पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये सभी कुछ लगभग एनसीईआरटी कवर कर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं इसके साथ कि जो श्रृंखला है ये यूपी जो वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी SSC, रेलवे, बैंकिंग, इन सेक्शंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के, जो आपने कभी पढ़े हुए होते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला जो ये किताबें आप या ये सिलेबस आपने कभी ना कभी पहले भी पढ़ा हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि कंपटीशन के हिसाब से आपके पास कितनी चीज़ें बची हुई हैं, कि कंपटीशन आपको क्या है, वही क्वेश्चन सभी के लिए समान है, आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो नहीं सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये श्रृंखला एनसीईआरटी के तहत आप देख रहे हैं। ये जो पहले सेक्शन में पॉलिटी के सेक्शन के तहत देख सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। इसके लास्ट चैप्टर पे हैं हम लोग, इससे पहले भी जो वीडियो कंप्लीट किए हुए हैं, तो क्लास 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 9th की भी ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके भी हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो देख सकते हैं इस संदर्भ में कि क्लास 9th है जो यूपीएससी, सीएससी, यूपी SSC अदर एग्जाम के संदर्भ में, तो जो है लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर 6 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर, आप देख सकते हैं इनको, इनका चैनल है, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ दें तो और कमेंट दें। और हम लोग बात कर रहे थे किस पे, लोकतांत्रिक अधिकारों पे। तो आप देख सकते हैं कि भारत देश या किसी देश में अगर लोकतंत्र है तो वहाँ कहीं ना कहीं अधिकार उनको मिले हुए हैं, अगर लोगों द्वारा लोकतंत्र स्थापित है तो। क्योंकि जिस लोकतंत्र को लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है, तो आप देखेंगे वहाँ ऑटोमेटिक अधिकार कहाँ होते हैं, लोगों के पास। आखिर संप्रभुता कहाँ होती है, लोगों के पास। तो आप देखिए, जैसे इब्राहिम लिंकन के कहा था कि लोकतंत्र क्या है, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन या सरकार कह सकते हैं। तो क्या है, लोगों द्वारा, लोगों के लिए। और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकार मिले हुए हैं। एक लोग क्या है, एक व्यक्ति अधिकार दे रहा है, दूसरा उसे स्वीकार कर रहा है कि हम आपके इन अधिकारों की गारंटी लेते हैं। कहाँ, भारतीय संविधान के तहत, कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे, आपके लिए कानून बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इन कानूनों के संदर्भ में। तो चलिए हम बात करेंगे इसी संदर्भ में पार्ट 4 पे चैप्टर 6 में भारतीय संविधान में अधिकारों की जो चर्चा की गई है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, फिर भी हम बात कर सकते हैं। पहला बात करें समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक दिए गए हैं। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे जो 19 से 22 तक दिए गए हैं। फिर आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं जो 23 से 24 तक दिए गए हैं। फिर आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28 में मिले हुए हैं आपको। और आप देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात है जो वो आपको 29 से 30, मतलब 2 आर्टिकल्स हैं 29 और 30, इसमें आपको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मिले हुए हैं। जो माइनॉरिटीज या जो अल्पसंख्यक या आपके शैक्षिक और जो अधिकार हैं। साथ ही आप देखेंगे जो है आर्टिकल आप 32 में जाएंगे तो क्या मिले हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब जो रेमेडीज हैं कह सकते हैं, जो अधिकारों की जो ऊपर जो अधिकार आपको मिले हैं, अगर इन अधिकारों का सरकार या राज्य अधिकारों का हनन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इन अधिकारों के संदर्भ में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत हमने आपको बताया। और 2 से 26 के तहत आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। 2 सीधे आप जा सकते हैं। ठीक है, 32 के तहत आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और ठीक है, और किसके 2 से किस पे 2 से 26 में जाएंगे सीधे कहाँ, हाई कोर्ट। ठीक, आप सीधे जा सकते हैं क्योंकि इनके तहत आपको क्या मिले, कुछ रिट जारी करने का अधिकार है। तो इन रिटों के माध्यम से आप पूछ सकते हैं आप सरकार से। तो क्योंकि भारत में क्या है
कई संघवाद है। संघवाद का मतलब है कि एक तो सेंट्रल लेवल पे जो सरकार है, तो आप यहाँ भी इस कानून को अगर बनाती है सरकार, मतलब अगर सेंट्रल लेवल, अगर संसद भवन या कार्यपालिका कोई कानून बनाती है संसदीय व्यवस्था के तहत, आप देखेंगे सेंट्रल में भी संसदीय व्यवस्था है तो राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है। तो आप देखेंगे जो संसद भवन बना हुआ है, इसमें जो पार्लियामेंट आपकी, आप देख सकते हैं इसमें तहत अगर कोई कानून बनाती है तब भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आप सीधे हाई कोर्ट भी दाखिल कर सकते हैं रिट, या आप देखेंगे कोई राज्य सरकार इस पे कानून ऐसा बनाती है जो आपके अधिकारों का हनन करती है, या तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या सीधे आप जाएंगे तो हाई कोर्ट भी दाखिल कर, क्योंकि जब अधिकारों की बात होती है तो कहीं ना कहीं जब इनके अधिकारों के संशोधन की बात आएगी तो यहाँ तो कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान में जब कोई संशोधन की बात होगी तो संविधान में संशोधन सीधे आप संसद भवन के तहत, संसदीय व्यवस्था है, आप देखेंगे संसदीय कानूनों के तहत हो सकती है, या यहाँ क्या है लोकसभा और राज्यसभा ही इन पे संशोधन कर सकती है। तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे। देख सकते हैं कि भारत में जो संविधान में अधिकार मिले हैं वो क्या है, विश्व में अन्य लोगों की अपेक्षा भारत में क्या है, लोगों को सबसे अधिक या विस्तृत रूप से अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, हम बात करें कुछ देशों के संविधानों में, अगर हम बात करें तो वहाँ क्या है, अधिकार उन्हें समाज से प्राप्त हैं, लेकिन क्या मान्यता प्राप्त है, कहीं लिखित नहीं है। लेकिन आप देखेंगे भारतीय समाज में या भारतीय संसद में या भारतीय लोकतंत्र में आप देखेंगे जो अधिकार लोगों को मिले हुए हैं वो क्या है, संविधान में भी उल्लिखित हैं, समाज से भी मान्यता प्राप्त हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनके रक्षक के रूप में है। आप देख सकते हैं रक्षक के रूप में इसलिए है कि अगर उन अधिकारों का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे भी उन पर रिट दाखिल कर सकता है, कोई व्यक्ति जाए या सीधे भी संज्ञान ले सकता है कि ये फंडामेंटल वायलेशन है, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। तो आप देख सकते हैं इसी संदर्भ में कि विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार आप देखेंगे क्या है, जो है संविधान में दर्ज हैं। तो आप देखेंगे जिन देशों में क्या है लोकतंत्र है लेकिन संविधान लिखित रूप से नहीं है, तो वहाँ क्या है, वहाँ भी लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, जहाँ क्या है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और वो इन अधिकारों की स्वीकृति देते हैं। सांस्कृतिक सभी अधिकारों की एक दूसरे के अधिकार कर्तव्यों का सम्मान करते हैं। तो हम देख सकते हैं क्योंकि सरकार अगर वो अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो कानून के तहत उन्हें क्या है, उन अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो हमारे जीवन में के लिए बुनियादी रूप से ये जरूरी भी हैं। तो आप देख सकते हैं जो अधिकार भारतीय संविधान में लिखे गए हैं वो क्या है, एक व्यक्ति के लिए, जैसे क्या है रोटी कपड़ा और मकान कह सकते हैं बेसिक भाषा में, तो उसी तरीके से उसकी बुनियाद के लिए ज़रूरी हैं। उसको जैसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के लिए जैसे क्या है कुछ न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए या व्यक्तित्व का सामाजिक विकास या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए क्या है, बुनियादी रूप से ज़रूरी हैं। हम इसकी बात करें अगर अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष दर्जा इसलिए दिया गया है इन अधिकारों को, कैसा कि राज्य या सरकार के विरुद्ध क्या है दिए गए हैं, किसको, लोगों को दिए गए हैं, और इनकी रक्षा कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो इन्हें देख सकते हैं कि इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार आपको बताया है, और अध्याय 3 भारतीय संविधान में देख सकते हैं कि हम अपने ही संविधान की प्रस्तावना आपने पढ़ी है, हमने आपको पहले भी बताई है। आप देख सकते हैं इसमें कि हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हुई है। यह सभी नागरिकों को क्या है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। कौन, प्रस्तावना हमने आपको बताया था कि आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कितने प्रकार की जो है समानता है और कौन कौन से आपको अधिकार हैं। तो आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार इन्हीं वायदों का क्या है, व्यवहारिक रूप देते हैं। जो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हमने आपको बताया था कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, एक क्रक्स है, कुंजी है। अगर सुप्रीम कोर्ट को या संविधान विशेषज्ञों को किसी संविधान के किसी भाग में एक्सप्लेनेशन में सहारा लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसका सहारा लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा हुआ है कि ये भारतीय संविधान का अंग है लेकिन महत्वपूर्ण अंग नहीं है।
तो आप देख सकते हैं कि इसका सहारे की ज़रूरत है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इसे अंग के रूप में तो निर्धारित किया गया, लेकिन महत्वपूर्ण अंग नहीं है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज़ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भारतीय अधिकार, ये अधिकार क्या है, भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। मतलब बुनियादी विशेषता के रूप में आप देखेंगे अगर, तो बुनियादी विशेषता का मतलब है आपको जैसे जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मतलब ये बुनियाद है आपकी, इस पे आपकी व्यवस्था टिकी हुई है, या आपको जैसे आप देख सकते हैं कि आपको कोई हवा जिस तरीके से आपको ज़रूरत है उसी तरीके से क्या है, आपको समाज में रहने के लिए कुछ अधिकारों की ज़रूरत है। तो वही अधिकार क्या है, पहले समाज मान्यता देता है, फिर उन अधिकारों को लिखित रूप से एक जगह लिपिबद्ध किया जाता है, तो संविधान कहलाता है। और संविधान की वह बुनियादी विशेषता बताता है कि ये भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। मतलब इन्हें जो फंडामेंटल राइट हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब बुनियाद स्ट्रक्चर्स हो गए तो बेसिक हैं, स्ट्रक्चर्स हो गए। इसलिए भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है भारत सरकार या कार्यपालिका संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ सकती। मतलब जो अधिकार आपको मिले हैं आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या आपके व्यक्तित्व के विकास करने के लिए, उन अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अगर संशोधन कर सकती है लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर्स को नहीं बिगाड़ सकती। ठीक, क्योंकि पहले कहा था संशोधन नहीं कर सकती, फिर कहा था कि संशोधन कर सकती है। आगे बात करें, हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो देख सकते हैं इन अधिकारों की कि हमारा संविधान इन 6 मौलिक अधिकारों की बात करता। हमने 6 मौलिक अधिकार आपको बताए थे, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक और क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखेंगे यही 6 मौलिक अधिकार हैं जो मिले हुए हैं। क्या आप इन्हें बता सकते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों की ठीक ठीक से क्या मतलब है। हम अगर यहाँ क्वेश्चन पुट आउट हुए हो कि भारतीय संविधान में, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय संविधान में जो व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं वो उनकी बुनियादी क्या है, उनकी बुनियाद का क्या है, नींव या उनके बुनियाद के लिए आवश्यक हैं, या इन अधिकारों का एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है, कैसे वो इन अधिकारों का प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। आप इनकी उत्तर लिख सकते हैं, संदर्भ में समझ सकते हैं क्वेश्चन। तो आप देखेंगे जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो आप देख सकते हैं इन्हें। पहली बात करेंगे तो आर्टिकल 14 की बात, तो देखेंगे समानता के अधिकार की बात, जहां 14 से 18 की बात है। फिर आप देख सकते हैं कि क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, जहां 19 से 22 तक आपको ये मिले हुए हैं। साथ ही आप देखेंगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर मिले हुए हैं तो 23 और 24 में मिले हुए हैं, देख सकते हैं इन्हें। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक अलग अलग मिले हुए हैं। शैक्षणिक अगर बात करेंगे और सांस्कृतिक अधिकार तो आर्टिकल 29 और 30 में मिले हुए हैं। आगे हम बात करें अगर तो देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, तो आप देखेंगे ये आपको आर्टिकल 32 में तहत दिया हुआ है। तो आप इन्हें कह सकते हैं यही मौलिक अधिकार हैं, इन्हें आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की ये बेसिक जो हैं बुनियादी स्थापना करते हैं, लोगों की बुनियाद के लिए आवश्यक हैं, तो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। अब हम बात करेंगे इसके पहले आर्टिकल की, तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 14 की बात हो रही है, जहां इक्वलिटी की बात हो रही है। आप देख सकते हैं संदर्भ में कि यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, मतलब एक व्यक्ति जो कमज़ोर है, एक जो व्यक्ति धार्मिक है, एक जो व्यक्ति अन्य धर्मों के हैं, सभी धर्मों के व्यक्ति दिखाए गए हैं, और मेल और फीमेल के रूप में जो व्यक्ति दिखाए गए हैं, सभी को यहाँ क्या है, समानता प्राप्त है, किसके, भारतीय संविधान के तहत। और अगर किसी व्यक्ति को आर्टिकल 14 के तहत अगर कुछ आवश्यक ज़रूरत है तो आप देखेंगे उसी आर्टिकल 14 के तहत उन्हें क्या है, जो है कुछ आवश्यक अधिकार और दिए गए हैं, जो आप देखेंगे इसमें आर्टिकल 14 से 18 है। जैसे आर्टिकल 15 जाएंगे तो 15(3), 15(4) आप देखेंगे तो महिलाओं की बात करता है। फिर आगे जाएंगे तो आप देखेंगे
कि महिलाओं के जो पंचायती राज की व्यवस्था की जो बात निकलती है वो आर्टिकल 15 से ही कहीं ना कहीं देखेंगे तो पुट आउट होती है। हम जब बात करेंगे और साथ में आप देखेंगे भारतीय संविधान में जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, क्योंकि सभी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को राजनीतिक रिजर्वेशन मिला है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों रूप से, कहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से मिला हुआ है। अब देखेंगे तो जो इकोनॉमिक जो देखेंगे अभी नया रिजर्वेशन जो चालू हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे आर्थिक रूप से आप देखेंगे कहीं ना कहीं कमज़ोर वर्गों को जो मिला हुआ है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो इसी आर्टिकल के तहत देखेंगे 15 के तहत कहीं ना कहीं धीरे धीरे सभी को क्या मिला है, जो रिजर्वेशन निकलता है, फिर 16 में जाएंगे तो उन अधिकारों का क्या है एप्लीकेशन होता है। तो हम बात कर सकेंगे भारत में समानता के अधिकार के संदर्भ में जो आर्टिकल 14 बात कर रहा है, भारतीय संविधान 14 के रूप में कह रहा है कि हमारा संविधान कहता है कि सरकार क्या है, हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून में संरक्षण के मामले में क्या है समानता के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, संविधान कह सकता है, भारतीय संविधान ये कह रहा है कि भारत सरकार या सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून मतलब कानून के समक्ष समता की बात है, समानता लिखा हुआ है, समता पढ़ें अगर पढ़ने में कन्फ्यूजन पैदा हो तो कानून के सामने समता मतलब कानून के समक्ष समता, या कह सकते हैं इधर कि कानून के से संरक्षण के मामले में क्या है अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कानून के समक्ष समता फिर कानून से संरक्षण दोनों ही बातें क्या हैं अलग अलग संविधानों से उठाई गई हैं। तो देखेंगे विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात यहाँ कहीं ना कहीं हो रही है अगर यही आर्टिकल 14 है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद आप देख सकते हैं संदर्भ में कि किसी व्यक्ति का क्या होगा दर्जा या पद, चाहे तो वह सरकार पर कानून समान रूप से लागू हुए, आप देख सकते हैं इसे कानून का राज भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, ठीक है, सभी कानून के समान हैं, मतलब कानून में कुछ स्पेशल राइट मिले हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अगर किसी को क्या मिला है प्रोटोकॉल मिला हुआ है, तो प्रोटोकॉल के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार तो फॉलो हैं, लेकिन एक नागरिक भारत के नागरिक होने के नाते उसे आर्टिकल 14 को भी फॉलो करना पड़ता है। आप देखेंगे जब व्यक्ति को वोट डालने जाना पड़ता है तो भारत के राष्ट्रपति को भी क्या है लाइन में लग के वोट देना पड़ता है। तो आप इसे देखेंगे कि इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो पर वह कानून के समान रूप से लागू होता है, इसे कानून का राज कहते हैं। ठीक है, जिसे आर्टिकल 14 की बात कहते हैं, तो कहते हैं आर्टिकल 14 क्या है कानून का राज है। ठीक है, कानून के समान क्या है सभी समता है, कानून के समान संरक्षण है, इसे कह सकते हैं। तो राज्य या किसी व्यक्ति के संदर्भ में अगर बात कर सकते हैं क्या है राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्या करेगा समता या विधि के समान संरक्षण से मुक्त नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि विधि के समान समानता आजकल हम डाइसी की बात इसलिए नहीं एनसीईआरटी में करते हैं कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने जो है किसी थॉट का नाम लेना या कह सकते हैं कि किसी के अनुसार या इनके अनुसार रूसो के अनुसार या डाइसी के अनुसार या अब्राहम लिंकन के अनुसार या कह सकते हैं ऑस्टिन के अनुसार, इन सब चीज़ों को क्या है नई एनसीईआरटी ने अपने नए सिलेबस के तहत इनको रिप्लेस कर दिया है। उन्होंने इसे एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप देने की बात की है जो आपको दिखाई दे रही है। तो हम इसकी बात डाइसी की नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कानून के राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की क्या है बुनियाद है। तो आप देखेंगे कानून का राज अगर किसी भी है तो बुनियाद मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार हैं तब कानून है, तो कानून का राज है तो वो बुनियाद के रूप में आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, मतलब कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, मतलब सभी कोई
कानून कहाँ से निकल रहे हैं? भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान किससे बना है? भारतीय लोगों से। और भारतीय जो कानून में जो अधिकार या जो लोगों के अधिकार जो कानून में लिए हैं या जिसे कह सकते हैं संप्रभुता, वह भारतीय लोगों ने अपनी सामान्य इच्छा एक कॉमन बिल के तहत क्या है? संविधान को समर्पित की है। वहीं से वो लोग वह है संप्रभुता अपने अधिकार प्राप्त करते हैं और अपने अधिकार वहाँ क्या है देते भी हैं कि हम इन अधिकारों के साथ ये ड्यूटीज़ भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कानून के समक्ष वो समानता है, तो न्याय भी हैं, अधिकार भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं है। तो देख सकते हैं कि कानून के व्यक्ति समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? यहाँ समान है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम राजनेता हैं तो हम कानून से ऊपर हैं, हम आर्टिकल 14 के तहत नहीं आते हैं। सरकारी अधिकारी है वो ये कहे कि हम कानून के तहत हैं, हम एक आम नागरिक से ऊपर हैं, तो उन्होंने वो ड्यूटी आम नागरिकों की सेवा करने के लिए ली है और उन्हें भारतीय संविधान के तहत वो पद मिला हुआ है लोगों की सेवा करने के लिए। तो आप देखेंगे कि उन व्यक्तियों को भी क्या है कानून से ऊपर नहीं रखा गया है। हम सामान्य नागरिकों की बात करें तो सामान्य नागरिक भी ये नहीं कह सकता है कि हमने अपनी संप्रभुता जो है संविधान को सौंप दी और भारतीय संविधान में जो 14 आर्टिकल है हम इससे नहीं बंधे हुए हैं, हम इससे ऊपर हैं क्योंकि हमारे पास संप्रभुता है। तो एक अधिकारी ने भी अपने, एक राजनेता ने भी अपनी संप्रभुता उसी संविधान को सौंपी है एक आम नागरिक के तहत। आप देख सकते हैं, ठीक है। पद तो वह बाद में ग्रहण करता है, पहले क्या है अपनी जनरल बिल के तहत क्या है अपने अधिकार संविधान को सौंप रहा है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो सामान्य नागरिक हो। तो आप देखेंगे जिसे हम सामान्य नागरिक कह सकते हैं या सिविल सोसाइटी का कोई व्यक्ति है कह सकते हैं कि अंतर नहीं किया जा सकता है क्योंकि पॉलिटी में खासकर सिविल सोसाइटी वर्ड खासकर एक्सप्लेन किया गया है कि सिविल सोसाइटी क्या है। तो आप देखेंगे कि किसी राजनेता, किसी सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे इसी के तहत आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं आज जो है 18 की बात करता है, 14 से 18 तक की बात है। प्रधानमंत्री हो, इसकी बात आगे चर्चा हो रही है, या दूर दराज का कोई गांव, उसी मतलब जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन किया है मात्र उसी का ये एक पार्ट है। देख सकते हैं कोई प्रधानमंत्री हो या दूर दराज का कोई गांव, तो आप देखेंगे खेतियार मजदूर सब पर एक ही कानून लागू है। सिर्फ प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल के तहत कुछ अधिकार मिले हुए हैं कि आप देखेंगे कोई व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर क्या है विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद पर है, मतलब कोई पद पर वैधानिक रूप से मतलब कोई सिविल सोसाइटी का व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे एक प्रशासनिक अधिकारी बने, इस अधिकार पर नहीं व्यवहार अब विशेषाधिकार का या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, उसे जो अधिकार मिले हुए हैं, जो शक्तियाँ मिली हुई हैं, जो प्रोटोकॉल अगर कुछ मिले हुए हैं, उन्हीं का प्रयोग कर सकता है जो भारतीय संविधान उन्हें देता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे इसके संदर्भ में, तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में अगर आगे हम बात करते हैं, देखते हैं कि जैसे इस बुनियादी स्थिति को भारतीय संविधान में क्या है समानता के अधिकार का कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके साफ किया हुआ है। देखेंगे कि सरकार किसी भी से भी उसके देखेंगे ना, तो सरकार किसी से भी उसके जाति, धर्म, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान पे आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब आर्टिकल 15 की यहाँ से क्या हो रही है शुरुआत हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि राज्य, आगे हम अगर 14 की ही बात करें अगर, तो सभी के साथ समान व्यवहार की बात है। राज्य किसी वर्ग विशेष के लिए विधि बना सकता है, ठीक है, और वह 14 का उल्लंघन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं राज्य किसी वर्ग विशेष मतलब किसी के लिए अगर देखेंगे कोई ऐसी विधि बनाता है जो कोई वर्ग विशेष है, उसके लिए 14 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। आगे हम बात करें अगर, तो देखेंगे इस संदर्भ में कि वह विधि उस वर्ग के व्यक्तियों को समान रूप से लागू होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा, वर्ग का मतलब कोई राजनेता हो सकता है और कोई अधिकारी हो सकता है, कोई खास सिविल सोसाइटी का व्यक्ति हो सकता है, कुछ नियम उसके लिए बना सकती है संविधान के तहत, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का बिना बिगड़े हुए। तो
तो हम इसकी बात करेंगे। अगर हम 15 की बात करें तो 15 में कहता है 15(1) कि राज्य किसी भी नागरिक को क्या है, धर्म, जात, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन अलग अलग टाइप का ध्यान रखिएगा। अगर आप भारतीय संविधान पढ़े हुए होंगे या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े हैं तो बता रहा हूँ आपको कि सरकार किसी भी उसके क्या है, उसके धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आप देखेंगे आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि राज्य जो है क्या है, अन्य आधारों पर भेद कर सकता है। मतलब इन आधारों के आधार के बाद कहता है कि हम अन्य आधारों पर भेद कर सकते हैं। तो देखेंगे कि सरकार किसी भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, इतनी चीज़ें हो गई, भेदभाव नहीं करेगा। मतलब इसके आगे सरकार ये कह रही है कि इसके बाद हम भेदभाव या कोई कानून बना सकते हैं। भेदभाव का मतलब अगर इन आधार पे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई असमानता को फुलफिल करने के लिए तो आप देखेंगे क्या है, कानून बना सकती है। कोई सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है या महिलाओं के साथ कोई भेदभाव हुआ है तो क्या है, उनके साथ क्या है, कानून बना सकती है। 15(1) ये कहता है। और साथ में आप देखिए क्या हो रहा है, आगे देख सकते हैं कि इसके बाद आप देखेंगे कि राज्य के जो राज्य के पोस्टर या पोस्ट बनाए कुओं, तालाबों या स्नान घाटों पर रोका नहीं जा सकता है आप इनके आधार पर। तो आप देखेंगे कि अब आगे बात करें इसके आगे तो देख सकते हैं संदर्भ में कि आगे कैसा है कि भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 15(2) की बात यहाँ से अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 15(2) की बात हो रही है। अगर यहाँ आर्टिकल 15(2) कि राज्य किसी से भी क्या करेगा, जो है किसी भी व्यक्ति से उसके आधार पर जो है जाति, लिंग, जो ये वर्ड दिखाए थे कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, समुदाय या जन्म स्थल के आधार पर क्या है, सार्वजनिक रेस्तरां, जो रेस्टोरेंट हैं आपके, या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हैं, या आप देखेंगे कि राज्य के पोस्ट द्वारा बनाए गए कुएं, तालाबों पर, तो इन्हीं की बात है। तो आप इन्हें देख सकते हैं कि दुकानों, होटल, सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों को पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इनकी बात की गई है 15(2) में। और आप देखेंगे इसी के साथ स्नान घाटों पर भी रोका नहीं जा सकता। 15(3) और 15(4) इसके अपवाद हैं। अपवाद का मतलब यहाँ कुछ विशेष दर्जा दिया गया है। मतलब 15(3) देखेंगे तो महिलाओं के संदर्भ में जा रहा है। तो राज्य 15(3) की जब बात होती है तो कहता है 15(3) कि राज्य क्या करेगा, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान में पंचायती राज का रिजर्वेशन है, या आप देखेंगे जो इसी के तहत जो है वुमेन रिजर्वेशन जो राज्य सरकारों ने कंपटीशन लेवल पे भी दिया है, तो आप इन्हें वहाँ भी देख सकते हैं। और बच्चों के साथ आप देखेंगे कुछ विशेष अधिकार जैसे उनके पुष्टाहार, मिड डे मील, ये सभी क्या हैं, इन्हीं विशेष प्रावधानों के तहत उनको आज देख सकते हैं कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। आप इनको देखेंगे। और आगे बात करें अगर इस संदर्भ में कि इस प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। 15(2) का एक्सप्लेनेशन है। ये चीज़ें ऊपर बहुत सरल ढंग से ये आर्टिकल 15(2) की ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे हम बात करें, ये चीज़ें ऊपर बहुत सरल लगती हैं, लेकिन पर जात व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोका जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्या था, अपने यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, उसी वर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे कास्ट सिस्टम है। उसी कास्ट सिस्टम में आप देखेंगे क्या है, लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे पहले क्या था, पाबंदी थी जाने के लिए। तो भारतीय संविधान इन्हीं चीज़ों को क्या करता है, ब्रेक करता है कि हम इस पे क्या है, कानूनी रूप से इन पर रोक लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पर कानूनी उल्लंघन पाया जाता है तो क्या है, वो दोषी या सज़ा भारतीय कानून के तहत या भारतीय विधि के तहत या आईपीसी के तहत, तो आप देखेंगे आईपीसी मतलब इन लॉ की बात कर रहे हैं, क्या होगा, दोषी होगा, सज़ा का प्रावधान है। आप और इस पे अम्बेडकर ने क्या था,
बहुत सारे मूवमेंट भी किए होते हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। और जात व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है फॉर ऑल। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब यहीं से आप वुमेन और चाइल्ड और आप देखेंगे क्या है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो रूप से सभी वर्गों, अब तो सभी वर्गों को जोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो पिछड़े हुए हैं उनको क्या है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कहीं ना कहीं विशेष कानून मतलब रिजर्वेशन निकल रहा है इसी से। तो आप यहाँ देख सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल ऑल, क्योंकि सभी को साथ भेदभाव ना भी हो और सभी को समान अवसर भी प्राप्त हो। तो ऐसे देख सकते हैं इस संदर्भ में। और देखेंगे इसी के साथ अगर आगे तो आप देखेंगे 15(4) राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े विशेष अधिकार खासकर क्या है SC और ST के लिए विशेष प्रावधान करता है। और आप देखेंगे 15 राज्य के साथ साथ गैर सरकारी व्यक्तियों पर भी लागू होता। गैर सरकारी व्यक्ति मतलब इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, जिसे आप देखेंगे पहले क्या था प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे भी रिजर्वेशन लागू किया था, लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने क्या पिछली सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया है। अभी ये व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। आगे हम बात करें तो देख सकते हैं इस संदर्भ में कि सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। तो अवसर की समानता की बात होगी तो यहाँ आप देखेंगे कि अवसर की समानता मतलब यहाँ आर्टिकल 16 की बात हो रही है। इसी 16 में आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू है, मतलब रिजर्वेशन निकल रहा है। पिछली हमने 15 की बात कर रहे थे ये। तो आप देखेंगे सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में भी सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। तो आप देखेंगे 15-16 मिला हुआ है। तो अवसर की समानता की बात है कि सार्वजनिक नियोजन के अवसर की समानता। सार्वजनिक नियोजन मतलब जहां सार्वजनिक नियोजन मतलब प्लान सरकार का है, पद हैं कोई, उनके लिए नियोजन की बात है, वहां सभी को समानता है। तो अवसर की समानता आर्टिकल 16 की बात हो रही है। उपयुक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य करार दिया जा सकता है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब अयोग्य नहीं करार किया जाएगा। अवसर की समानता पर आप इस आधार पर किसी पे नहीं कोई रोक लगा सकते हैं। हाँ, आपको उसके पास कुछ खास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन का मतलब है क्वालिफिकेशन सभी के लिए इक्वल है। अगर कोई 10+2 है, कोई पद के लिए 10+2 क्वालिफिकेशन है तो वो सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, अगर आपको IAS PCS का फॉर्म भरना है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है या नेसेसरी है। उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है कि मेरे पास 10+2 है लेकिन हम ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, हमें फॉर्म भरने दिया जाए किसका IAS PCS का या IAS बनने का, तो आपको वहाँ वो व्यवस्था मिलेगी नहीं। व्यवस्था वहाँ उतनी मिलेगी कि अवसर की समानता दी जाएगी, भेदभाव के आधार पर आपके पास क्या है युक्त के साथ आपको वहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक या जिन आधारों पर आपको जो प्लान दिए गए हैं सार्वजनिक नियोजन में वहाँ आपको वो सुविधाएं दी जाएंगी भारतीय संविधान के तहत। उसके लिए आपके पास कोई खास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसी के साथ देख सकते हैं भारत सरकार ने नौकरियों में आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं किस पे जो है आर्टिकल की बात हो रही है 15(4) में ही जो है अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो रही थी। साथ ही आप देखेंगे जो सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में आप देखेंगे स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए भी आप देखेंगे प्राथमिकता देती है। अब आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी में अगर देखेंगे तो SC, ST, OBC और EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, EWC जिसे कहते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप देख सकते हैं वुमेन रिजर्वेशन, साथ में आप देख सकते हैं कौन से हैं जो विकलांग रूप से हैं, मतलब जिन्हें आप देखेंगे कि जो विकलांग हैं कह सकते हैं, इनको सभी को क्या है हॉरिजॉन्टल या देख सकते हैं युक्त आधारों पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। कुछ खास आधार भी सभी वर्गों पर लगाए हुए हैं कि खासकर
इन 2 वर्गों को छोड़कर बाकी सभी वर्गों पर युक्त युक्त निर्बंधन लगे हुए हैं। आप अगर विकलांग है तो विकलांग का भी एक खास कोटा है, उस कोटा के आधार पर भी आप कितने प्रतिशत आपकी विकलांगता है, इस विकलांगता के आधार पर आपको क्या है रिजर्वेशन मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ क्या है हल्के से आपके पैर में मोच है, आप कहें हमारे तो मोच है, हमें विकलांग का रिजर्वेशन चाहिए, तो आप नहीं मांग कर सकते हैं। तो ऐसे विकलांग बन के आप रिजर्वेशन की मांग ना करें, ठीक है, आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो संसद के पास यह शक्ति है कि वह आवास में क्या है, वह आवास की अनिवार्यता के आधार पर क्या है नियोजन पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ आधारों पर जो है निर्बंधन की बात है, तो एक तो आवास के आधार पर निर्बंधन लगा सकती है, या क्षेत्र के आधार पर उस क्षेत्र विशेष में आप देख सकते हैं क्या है राज्य सरकारें अपने यहाँ क्या रिजर्वेशन लागू करती हैं, अन्य स्टेट को क्या है लोगों को क्या वहाँ क्या करती हैं प्रतिबंध लगा सकती हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। तो इन आधार पर लगाती हैं कि आवास की क्या है आवास की अनिवार्यता या कह सकते हैं डोमिसाइल। दूसरी आप देखेंगे कि क्षेत्र विशेष में कहीं सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ क्या है प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ ही बात करें तो देखेंगे कि आप सोच सकते हैं कि आरक्षण, ठीक है, हम लोग आरक्षण पे आ ही गए हैं, तो आरक्षण की इस तरीके से व्यवस्था समानता के आधार के खिलाफ है। आप वास्तविक रूप से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आरक्षण भेदभाव करता है, ठीक है। अगर हम बात करें सीधे सीधे आरक्षण व्यवस्था पूरे सिस्टम में क्या है डिस्क्रिमिनेशन की व्यवस्था लागू करता है। खुद में भी आरक्षण की बात जब हम बात करें तो आरक्षण खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम बात करेंगे स्वस्थ कंपटीशन की, लेकिन भारतीय समाज, भारतीय जो वर्ण व्यवस्था है, भारतीय कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो आरक्षण उसी के आधार पर भारत में निकला हुआ है कि लोगों को आखिर कैसे ऊपर लाया जाए, इसीलिए आरक्षण की बात की हुई थी। इस पे भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने बहुत ज़्यादा डिबेट की हुई थी। इसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें एससी और एसटी वर्ग को शुरुआत में ही आपको देख सकते हैं रिजर्वेशन मिला है। फिर मंडल कमीशन लागू होता है, मंडल कमीशन 1, मंडल कमीशन 2, मंडल कमीशन 2 के आधार पर आप देखेंगे रिजर्वेशन ओबीसी को मिल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे आरक्षण में क्या है आरक्षण के लेकर लोगों के प्रति भेदभाव पैदा होने लगता है। अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पिछली गवर्नमेंट ने आरक्षण की बात को आरक्षण तो खत्म नहीं कर पाई, लेकिन आरक्षण में एरिया बढ़ा दिया। अब क्या कर दिया एक ईबीसी वर्ग, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो कह सकते हैं वीकनेस, तो आप देखेंगे उनको भी शामिल करते हुए जो सामान्य कैटेगरी थी उनको भी इसमें शामिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आरक्षण पूरी व्यवस्था में क्या है भेदभाव कर रहा है, ठीक है। अब उन लोगों से सवाल अगर आप कहें कि जो ये कहते थे कि आरक्षण, तो आरक्षण अगर सीधे शब्दों में अगर हम बात करें कि आरक्षण खुद में एक भेदभाव पैदा करता है कि आरक्षण है मुझे तो भेदभाव है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में आप देखेंगे कि क्या है कंपटीशन में अगर आरक्षण है तो कहीं ना कहीं भेदभाव शुरू हो जाता है, और ये एक स्वस्थ कंपटीशन में क्या है प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन स्वस्थ कंपटीशन आए कहाँ से, कैसे लाया जाए, इसके लिए अभी सरकारों ने शायद सोचा ही नहीं है। अगर सरकार इस पे सोचना शुरू करती शुरू से ही कि हमें लोगों के बीच स्वस्थ कंपटीशन देना है ना कि आरक्षण देना है। आरक्षण की बात हम इसमें भी कर सकते हैं, जैसे डीपीएसपी के तहत लोगों को क्या मिले हैं, सरकारों ने क्या किया है बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। योजनाएं क्या हैं कहीं ना कहीं क्या है आरक्षण है जो उन्हें क्या करती है कुछ खास वर्ग की क्राइटेरिया के जरिए उन्हें लाभ मिलता है, लेकिन यही लाभ उन्हें क्या करता है विकलांग बनाए रखता है। विकलांग का मतलब है कि उन्हें ऐसी योजनाओं के तहत कोई रोजगार उपलब्ध कराएं, कोई स्किल्स डेवलप रोजगार चलाएं, जिससे क्या है कि वो उस योजनाओं के तहत क्या स्किल सीख जाएं, तो कहीं ना कहीं वो आरक्षण जो स्वस्थ समाज में आ जाएं और वो अपना काम स्वयं कर सकें। इसी तरीके से क्या है शैक्षणिक लेवल पर जब सरकारें क्या करेंगी आरक्षण की जो भेदभाव है इसको समाप्त करने के लिए स्वस्थ व्यवस्था में अगर जो अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम है इसको ही वहीं उसी लेवल पे जो है सबको स्वस्थ कर दिया जाए, वहाँ शायद आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो सकती है। इस पर सरकारों को
आपको हमको सभी को सोचना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर आरक्षण खत्म करना है तो आरक्षण देके आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सदियों चली व्यवस्था है। ये वही व्यवस्था है आरक्षण, जैसे आप कहते हैं कि हमें तो वर्ण व्यवस्था के तहत क्या, हम तो भेदभाव के शिकार हो गए, तो आरक्षण खुद एक वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, अब आरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो आरक्षण खुद में खुद एक वर्ण व्यवस्था हो गई। इस व्यवस्था में आप देखेंगे कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों को क्या है, आरक्षण मिला हुआ है। तो आगे चल के आरक्षण के तहत जिन लोगों को लाभ मिला हुआ है वो खुद एक वर्ण व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो आरक्षण की इसी व्यवस्था के समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे वास्तविक रूप से, ये तो हमने आपको सैद्धांतिक या विचारधारा पे या फिलॉसफिकल ऊपर बात की है, पर असल में ऐसा है नहीं। ठीक है, समानता का मतलब देखेंगे अगर, तो समानता का मतलब है कि किसी से जरूरी, किसी का उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना। जैसे कोई खास वर्ग का ST SC है, अगर उसे मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन कर भी लिया, लेकिन आप देखेंगे उसने किस परिवेश में सामाजिक आर्थिक रूप से पढ़ाई की है, वो कितना अच्छा पढ़ने में है, या आप देखेंगे पता लगा वो स्वस्थ कंपटीशन के लायक ही नहीं है, उसका माइंड उतना डेवलप ही नहीं हो पाया। हालांकि आप देखेंगे माइंड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है किसी कोई व्यक्ति जन्म से ही मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, बस वह कितना जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाता है, उसने उस परिवेश में, एक स्वस्थ परिवेश में रहकर पढ़ाई कर पाई है या कि नहीं कर पाई है, उसी परिवेश को ध्यान में रखते हुए भारत में क्या है, रिजर्वेशन निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि उसे वो परिवेश नहीं मिला है जिस परिवेश में एक सामान्य या स्वस्थ नागरिक, जिसे कहते हैं बहुसंख्यक या कह सकते हैं सामान्य वर्ग जो व्यक्ति पढ़ाई करता है, उसे वो परिवेश नहीं मिला हुआ है। ठीक है, या सदियों से उसे वो परिवेश नहीं मिला हुआ है, इसलिए वह उस वर्ण व्यवस्था के तहत पिछड़ा हुआ है। उसने उसका मानसिक लेवल ने वो स्वीकार कर लिया है कि हम पिछड़े हुए हैं, उसको कि हम इस वर्ग के हैं, उसे शुरू से ही समाज में ये दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी व्यवस्था के तहत जो है भारत में क्या है, रिजर्वेशन निकला हुआ है। परिवेश के आधार पर सामाजिक आर्थिक उसे वो परिवेश नहीं मिला है, उस परिवेश का मतलब यहाँ स्वस्थ से है, स्वस्थ परिवेश नहीं मिला है जिसमें वह पढ़ सके या अपनी खास ज़रूरत का ख्याल रख सके। तो इसी में आप देख सकते हैं कि किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। ठीक है, समानता का मतलब है हर व्यक्ति को उसकी क्षमता, तो क्षमता आप देखेंगे कि क्षमता परिवेश में जब उसे नहीं मिला है तो वो क्षमता का अपना विकास नहीं, कैपेबल नहीं होगा, तो क्षमता के अनुसार काम करने का या समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके पास क्षमता है तो अवसर नहीं है। ठीक है, आप देखें कई बार अक्सर आप देखेंगे समानता सुनिश्चित करने भर से के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना। ठीक है, विशेष अवसर मतलब आप देख सकते हैं कि इस विशेष अवसर में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे रिजर्वेशन की बात है, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों के लिए है, और साथ में आप देखेंगे कि साथ में जो खास वर्ग ST SC OBC या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस या जो इकोनॉमिक वीकनेस क्लासेस हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो अभी नया रिजर्वेशन लागू होता है। साथ में आप देखेंगे कि विशेष अवसर में जो है किसी जैसे बैकलॉग की व्यवस्था है, जैसे विशेष चयन की बात होती है कहीं कहीं, तो विशेष चयन में आप वही व्यक्ति जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उन रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति या महिलाओं को भी, और रिजर्वेशन ये विशेष व्यक्ति, महिलाएं भी विशेष में आती हैं, तो उन्हें भी समानता का अवसर, क्योंकि महिलाएं भी क्या हैं, सदियों से उस परिवेश नहीं मिला है वो अपना मानसिक रूप से, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो उनको बात कहने के अवसर में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कर दिया जाता है। तो इसे देख सकते हैं, यही आपको क्या है, आरक्षण यही करता है। तो विशेष अवसर देना जरूरी है और आरक्षण इसी विशेष अवसर को ही देता है। आप देख सकते हैं संदर्भ में संविधान की बात करेंगे तो संविधान स्पष्ट रूप से यह कहता है क्या कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, दिया है कि विशेष अवसर के आधार पर उन्हें दिया जाएगा, तो इस तरीके की समानता का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव ना होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी क्या है, इसी तरीके से लागू है। ठीक है, आप देखेंगे इस संदर्भ में कि किसी तरीके का भेदभाव मतलब किसी के साथ आरक्षण भी दिया जाए लेकिन किसी के साथ भेदभाव ना हो,
तो आप देखेंगे कि संवाद जो है, भेदभाव ना होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी क्या है, इसी तरीके से लागू होता है। और आप ये भी देखेंगे कि संविधान की बात होगी तो संविधान सामाजिक भेदभाव के लिए क्या है, एक बहुत ही भी प्रबल और छुआछूत का जिक्र करता है। मतलब आर्टिकल 17 की बात है, अस्पृश्यता के अंत की बात हो रही है। यही एक भारतीय फंडामेंटल राइट में देखेंगे कि इसमें कोई क्लाज नहीं है, सीधे सीधे अस्पृश्यता की अंत है कि विशेष रूप से छुआछूत का जिक्र करता है जो कानूनी रूप से अपराध है। सरकार को निर्देश है इस पे कि वह इसे समाप्त करें। मतलब आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल अगर समसामयिक मुद्दों में छुआछूत के रूप में जो मैला ढोने की प्रथा थी उसे भी क्या है, कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया है। आप देखेंगे कोई भी जो आप देखेंगे कि मैला ढोने की मतलब सर पे कोई इसे रख नहीं सकता है, कानूनी रूप से अपराधी है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति कराता है, किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। ठीक है, छुआछूत मतलब अगर आप कास्ट सिस्टम के आधार पर छुआछूत का भेदभाव करते हैं तो गलत है। अगर आप उन्हें अमीरी गरीबी के आधार पर छुआछूत, या जिसे कहते हैं कि इसे कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो छूने से आपको बीमारी हो, उसको छोड़कर क्या है, आप किसी के साथ छुआछूत मतलब असमानता का व्यवहार करते हैं तो कानूनी रूप से उसे गलत करार दिया जाएगा। ये छुआछूत आप देखेंगे यहाँ क्या है, छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों को शरीर के छूने से बचना भर नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखा जाए तो ठीक से पता होगा क्योंकि ये भारतीय सिस्टम के आप हिस्सा हैं। अगर हम आगे बात करें, यह है उन सारी सामाजिक और सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है। मतलब ये सामाजिक मान्यताएं जैसे मान्यताएं चली आ रही हैं क्या, कि सती प्रथा का जैसे अंत कैसे किया गया था कि अगर पति की मृत्यु हो जाए तो महिलाओं को क्या है, सती हो जाना चाहिए। ये एक सामाजिक प्रथा थी जिसे क्या है, औपनिवेशिक शासनकाल में ही क्या था, कानूनी रूप से दंडित किया गया है। साथ में आप देखेंगे कोई महिला है तो क्या है, महिला को क्या है, अगर आप बाल विवाह करते हैं जो एक सामाजिक मान्यता के तहत है कि बच्ची क्या है, महिला है तो एक माता पिता पर क्या है, एक बोझ है। ये एक आचरण है, लोगों के मन में ऐसा भाव है, ऐसा गलत करार देता है कि उन्हें खुलकर जीने का अधिकार है। आगे हम बात करें अगर साथ में ही कि सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है। इसमें किसी खास जाति देखेंगे, किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है। तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था में देखेंगे, ठीक है, अलग अलग जाति के आधार पर क्या है कि कह सकते हैं कि जो कोई अगर धर्म से जोड़ें, कोई कहाँ से, कोई मुख से पैदा हुआ, कोई कंध और कोई जांग से, तो कोई नाभि से, तो कोई आप देखेंगे अलग अलग सिस्टम है। तो इसी आधार पे आप देख सकते हैं, हमने इसकी व्यवस्था आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में बहुत अच्छी बताई थी, आप उसे देख सकते हैं कि किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीचा नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, उसके साथ अलग तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे आर्टिकल 15 का कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आप आर्टिकल 15 और 17 का क्या है, मिला जुला अपवाद है। आप 15 और 17 को मिलाकर आपको कानूनी रूप से क्या है, सजा हो सकती है। इसलिए आप देखेंगे भारतीय संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक है, आर्टिकल 17 सीधे कहता है कि अस्पृश्यता का अंत की बात है। अस्पृश्यता में छुआछूत भी आती है, मैला ढोने की प्रथा आती है और सभी असमानताओं को क्या है, अस्पृश्यता के अंतर्गत रखा गया है। अगर कोई असमानता जन्मती है तो आर्टिकल 17 आप पे पाबंदी लगाती है। आप याद रखें इस चीज़ को। अगर आप स्वस्थ हैं तो देख सकते हैं कि हम इस जो एथलेटिक्स या ओलंपिक गेम कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं इसे, कि ये गेम्स जो भी गेम्स हैं, एशियन गेम्स कह सकते हैं, एथलेटिक्स कह सकते हैं, ओलंपिक कह सकते हैं, या क्या कहेंगे, कॉमनवेल्थ कह सकते हैं, जो भी गेम हो सभी में एथलेटिक्स शामिल है। तो हर आदमी क्या है, जानता है कि अमीर आदमी मुकदमे के समय अच्छे वकीलों की मदद ले सकता है। फिर कानून के समझ समानता की बात का क्या रह जाता है। क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हम बात करें भारतीय समाज या भारतीय समाज सिविल सोसाइटी क्या है, भारतीय सिविल सोसाइटी से एक जन्मा संविधान। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि हर व्यक्ति को क्या है, मुकदमे के समय क्या है, सभी को समान रूप से पैरवी करने का अवसर देता है। लेकिन आप देखेंगे एक जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो अच्छे व्यक्ति वकील को हासिल करके
खड़ा करके क्या करेगा, अच्छे वकीलों को खड़ा करके अब मुकदमा जीत लेगा। और जो कमज़ोर वर्ग होगा वो क्या करेगा, वो कोई ढंग का वकील हासिल नहीं कर पाएगा जो वहाँ कुछ खास दलीलें अपनी दे पाएँ, तो उस खास दलीलों के आधार पर कानून न्याय देता है। तो आप देखेंगे कि नहीं रह जाता है। तो आप देख सकते हैं इसी की बात हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं कि हर व्यक्ति को क्या है, यहाँ समानता की बात हो रही है कि अगर कोई देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जो छोटे राउंड में दौड़ रहा है, यहाँ से आप रिजर्वेशन देख सकते हैं, तो उसे पीछे से खड़ा किया जा रहा है कि आप यहाँ से दौड़ेंगे। कोई यहाँ से अगर कोई उससे बड़े राउंड से दौड़ रहा है तो उसे यहाँ खड़ा किया जा रहा है, कोई यहाँ खड़ा किया जा रहा है। तो है क्या, सभी को एक समान अवसर दिया जा रहा है कि सबकी दूरियां समान रहे, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, ये क्योंकि ये छोटे से राउंड में सर्किल में खड़ा हुआ है तो इसको थोड़ा पीछे खड़ा किया गया है। तो ये हर तरीके की असमानता को ख़त्म कर रहा है कि सभी लोग एक समाज में स्वस्थ रूप से दौड़ सकें। तो हर व्यक्ति की दूरी निर्धारित की गई है। अगर कोई छोटे राउंड के गोले में खड़ा हुआ है तो उसे उतनी दूर खड़ा कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि हर आदमी जानता है कि अमीर आदमी मुकदमे में क्या है, अच्छे वकील हासिल कर सकता है। ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को क्या है, जो है समानता का अधिकार है। लेकिन आप देखेंगे किसी भी मुकदमे में एक प्रभावशाली या आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति क्या है, एक अच्छे वकील को हायर करके मुकदमा जीत लेता है। और क्या होता है, एक जो है कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति मुकदमे को लिए अच्छा वकील हायर नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, किसी जो है एक छोटे वकील को हायर करके ठीक अपनी दलीलें देता है। लेकिन वो दलीलें उतनी सक्सेसफुल नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। ठीक, क्योंकि उसके पास ना अच्छा एक्सपीरियंस है, ना वो इतना सही अच्छा वकील है। तो आप देख सकते हैं कि समानता की बात करता है तो इसका क्या महत्व रह जाता है। तो इसका महत्व की बात है कि वकील आप पे है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो आप सरकार से, अगर आप ऐसी स्थिति में है कि आप वकील हायर नहीं कर सकते हैं, तो सरकारी पक्ष की तरफ से आपको वकील मुहैया कराया जा सकता है। डीपीएसपी में आर्टिकल 39 आपकी ये व्यवस्था करता है। ठीक, आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो हम देखेंगे इस संदर्भ में, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। आजा 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 आजा।